हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक है एक। ए ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, बी ऑप्शन है अस्थायी चुंबक, सी ऑप्शन है प्राकृतिक चुंबक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक है एक। तो विद्युत चुंबक कैसा चुंबक है? तो ये एक अस्थायी चुंबक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो नरम लोहा का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि मां कहानी में किसकी ममता का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि मां कहानी में किसकी ममता का वर्णन है। ए ऑप्शन है पिता का, बी ऑप्शन है भाई का, सी ऑप्शन है बहन का, डी ऑप्शन है माता का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मां कहानी में किसकी ममता का वर्णन है। तो माता का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। ए ऑप्शन है नाइजीरिया में, बी ऑप्शन है बोलीविया में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। तो बोलीविया में उभरा था ये एक बड़ा मुद्दा बनकर जल संघर्ष वाला, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि √3/3√3 एक कैसी संख्या है। जो ये एक संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये एक कैसी संख्या है। तो यहाँ देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या? ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे 3, यानी ये बचेगा यहाँ पे 1/3। और 1/3 एक कैसी संख्या है? तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.2, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 7.4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 1.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कमू, बी ऑप्शन है नीमा, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है लक्ष्मी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 7 नंबर कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड का, बी ऑप्शन है मीथेन का, सी ऑप्शन है ब्यूटेन का, डी ऑप्शन है क्लोरीन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8
8 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। और जो कर्ण थे इनके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और कर्ण के माता जी का नाम क्या था, तो कुंती था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि 17/14 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 17/14 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दशमलव प्रसार कैसे चेक किया जाता है, तो इसका हर का क्या किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो इसका हर कितना है, 14 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 14 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 का मिक्सचर आए और कोई भी संख्या न आए 2 और 5 के सिवा, तो वो कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे करके देख लीजिए 14 का। तो यहाँ पे ये 2 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में कटेगा। यानी 14 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा और 7 होगा। 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये एक अशांत संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17/14 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो ये अशांत होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मछली का श्वसन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन होता है। ए ऑप्शन है जल में घुले ऑक्सीजन से, बी ऑप्शन है जल में घुले नाइट्रोजन से, सी ऑप्शन है जल से बाहर आकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली का श्वसन होता है तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है मछली का श्वसन। और जो मछली होती है वो अपने गिल से यानी गलफड़े से श्वसन लेती है, करती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है मंगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। ए ऑप्शन है दूरबीन से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है थर्मामीटर से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि x बराबर 1 हो तो बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे x बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो बोल रहा है कि इस बहुपद का मान आप लोग क्या कर दीजिए, ज्ञात कर दीजिए। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना दिया है, 1 दिया है। तो जहां जहां x है वहां वहां आपको कितना रख देना है, बस 1 रख देना है। तो यहाँ पे रख दीजिए 5 गुणे, यहाँ पे x के जगह पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1, इस x का मान 1 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 1। और यहाँ पे x का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और फिर x के जगह पे कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं 1, और प्लस यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 होगा, और प्लस 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए 5 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 और माइनस 3 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ
पे 7 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, प्लस में है तो इसे जोड़ लीजिए, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और -3 है तो यहाँ पे लिख दीजिए -3। तो 12 में से यहाँ पे 3 घटेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 15 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है शीशा का, बी ऑप्शन है स्टील का, सी ऑप्शन है अभ्रक का, डी ऑप्शन है सिलिकॉन का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि वीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है सुख, बी ऑप्शन है नींद, सी ऑप्शन है भ्रमण, डी ऑप्शन है संघर्ष। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर कि वीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है यहाँ पे जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जन्म पूर्व संस्कार, बी ऑप्शन है गृहस्थ संस्कार, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार, डी ऑप्शन है शिक्षा संस्कार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि बहुपद x² - 3x + a के शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ये जो बहुपद दिया है इसका शून्यकों का गुणनफल कितना है, यहाँ पे 4 है, तो बोल रहा है कि इस a का मान आपको क्या करना है, निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 4 दिया है, यानी शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल है ये, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 बराबर, अब यहाँ पे आपको c का मान रखना है और यहाँ पे a का मान रखना है। तो जो x² में गुणा करेगा वो होगा यहाँ पे a का मान, जो केवल x में गुणा करेगा वो b का मान होगा, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, यहाँ पे c का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहे हैं, और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, और b का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे -3 है, यानी b का मान -3, और यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a। बस यहाँ पे आपको रखना है c का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं a है, तो यहाँ पर रख दीजिए a, और a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए a। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a में 1 से गुणा होगा तो a हो जाएगा, और 4 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी यहाँ पे a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको मिला है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे मिला है। ए ऑप्शन है डोब्राइनर को, बी ऑप्शन है मेंडलीफ को, सी ऑप्शन है न्यूलैंड्स को, डी ऑप्शन है मोसले को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे मिला है, तो मेंडलीफ को मिला है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था, तो ये आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मोसले ने बनाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है। ए ऑप्शन है घर को, बी ऑप्शन है शहर को, सी ऑप्शन है हवा को, डी ऑप्शन है पृथ्वी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है मुख्य चुनाव, यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहां हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहां पे हुई थी, तो ये हुआ था मुंबई में, इससे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि यदि समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में x बराबर 1 है तो y का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें x बराबर कितना है 1 है, तो y का मान क्या कर दीजिए, ज्ञात कर दीजिए। तो x के जगह पे आपको कितना रख देना है, बस 1 रख देना है, आपका y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है 5 है, तो यहाँ पे x के जगह पे 1 रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2y है तो 2y और 5 है तो 5, आपको यहाँ पे y का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो ये प्लस 1 है इसको बराबर के इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर सिर्फ बच जाएगा अब 2y और उधर 5 है तो 5 और इधर प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन हमको सिर्फ y का मान निकालना है। तो 2 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे चला जाएगा, 4 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा ये 2 बार में, यानी y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि वृक्क का आकार होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वृक्क होता है उसका आकार कैसा होता है। ए ऑप्शन है सेम की बीज के समान, बी ऑप्शन है त्रिकोण, सी ऑप्शन है यहाँ पे आकारहीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वृक्क का आकार होता है, तो वृक्क का आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के समान इसका आकार होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न है कि दिनकर ने किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ए ऑप्शन है जनता के लिए, बी ऑप्शन है बच्चों के लिए, सी ऑप्शन है स्त्रियों के लिए, डी ऑप्शन है गरीबों के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और असत्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जो असत्य है इसकी विजय नहीं होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि गर्गी किसके दरबार में रहती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गर्गी किसके दरबार में रहती है। ए ऑप्शन है दशरथ के, बी ऑप्शन है जनक के, सी ऑप्शन है हरिश्चंद्र के, डी ऑप्शन है पांडव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गर्गी किसके दरबार में रहती है या रहती थी। तो जो गर्गी थी ये जनक के दरबार में रहती थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है। ए ऑप्शन है एथेनॉल, बी ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है एथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी के किण्वन से क्या बनता है, तो एथेनॉल बनता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 30 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं। अब आप हमें कॉमेंट करके बता दीजिए कि आपका 30 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि रघुवंशम किनकी कृति है। ये संस्कृत का प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी कृति है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है माघ की। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।